इस अध्याय में आगे की कहानी में प्रयोग होने वाले सामान्य ज्ञान से अवगत कराया गया है। अंततः अगर कुछ समझ न आए तो आगे के कुछ 4-5 अध्याय सुनने के बाद इस अध्याय को वापस से सुन ले। शुरू करते हैं। द गोल्डन स्काई वर्ल्ड। इस दुनिया का आसमान नीला नहीं था बल्कि सुनहरा था, इसलिए इसका नाम रखा गया था गोल्डन स्काई। इस विशाल दुनिया में अरबों जीवन रूप रहते थे और उन्हें अलग अलग नस्लों या प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया था। हालांकि इन कई नस्लों के बीच गोल्डन स्काई वर्ल्ड की फूड चेन के शीर्ष पर 10 नस्लें थीं। उनमें से शीर्ष 3 में पहले स्थान पर थे डेविल्स, दूसरे पर थे डीमंस और तीसरे पर थे एंशिएंट हंटर्स। इन शीर्ष 10 नस्लों में चौथे स्थान पर थे ह्यूमंस। ह्यूमंस अपनी चालाक प्रकृति और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। वे बुद्धिमानी में डेविल्स के बाद दूसरे स्थान पर थे। ह्यूमंस जन्मजात असीमित इच्छाओं और लक्ष्यों के साथ पैदा होते हैं। चाहे आप उन्हें जितना भी दें, वे हमेशा और अधिक चाहते हैं और कभी संतुष्ट नहीं होते। लाखों वर्षों तक ह्यूमंस ने शीर्ष 3 नस्लों को उखाड़ फेंकने की कोशिश की और इस दुनिया का स्वामी बनने की कोशिश की, लेकिन बुरी तरह विफल रहे। क्योंकि ह्यूमंस कई मामलों में शीर्ष 3 नस्लों से कमजोर थे, जैसे कि उनके शरीर डीमंस की तरह शक्तिशाली और जन्म से ही अलौकिक क्षमताओं के साथ पैदा नहीं होते थे, या डेविल्स कबीले के कठोर दिमाग और ब्लड मेमोरी हेरिटेज यानी अपने पूर्वजों से मिली यादों के मालिक नहीं थे, और उनके पास हंटर्स की तरह एलिमेंटल ब्लड लाइन्स यानी किसी तत्व जैसे आग, पानी आदि को काबू करने की क्षमता भी नहीं थी। ह्यूमंस हमेशा शक्ति की चाह के कारण अन्य नस्लों के साथ बुरे संबंध रखते थे। वे कभी भी स्वयं को अन्य नस्लों से छोटा मानने के लिए तैयार नहीं थे। जो चीज उन्हें नीचे खींचती थी वह यह थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे और आपस में लड़ते और साजिशें करते थे। वे अन्य नस्लों की तरह बहुत एकजुट नहीं थे। वे केवल तभी एकता दिखाते थे जब उन पर कोई बड़ा संकट आता था। यही ह्यूमन नस्ल के पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण था। गोल्डन स्काई वर्ल्ड में 10 बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं। प्रत्येक कॉन्टिनेंट को शीर्ष 10 नस्लों के बीच उनकी शक्ति या रैंक के अनुसार विभाजित किया गया था। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट डेविल्स के कंट्रोल में था। गोल्डन स्काई वर्ल्ड का चौथा कॉन्टिनेंट अज्योर विंड कॉन्टिनेंट कहलाता है। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह कॉन्टिनेंट अपनी नीले आकाश और हवाओं के लिए प्रसिद्ध है। इस कॉन्टिनेंट पर ह्यूमंस रहते हैं। ह्यूमन सभ्यता अन्य जातियों से भिन्न है। ह्यूमंस ने ताकत को अलग अलग दर्जों में बांटा है। उन्होंने अज्योर विंड की जमीन को 4 हिस्सों और एक बंजर भूमि में बांटा है, जिसे वे वेस्टलैंड कहते हैं। वेस्टलैंड वाले इलाके में खूनी जानवर घूमते हैं और यह ह्यूमंस के उन लोगों का घर भी था जिनका दर्जा सबसे नीचा था। भूमि के अन्य 4 स्तरों को क्रमशः लो लेवल लैंड्स, मिडिल लेवल लैंड्स, हाई लेवल लैंड्स और रॉयल लेवल लैंड्स कहा जाता है। लो लेवल लैंड्स में कई सिटीज हैं और वो वेस्टलैंड्स को कंट्रोल करते हैं। मिडिल लेवल लैंड्स में किंगडम्स हैं जो लो लेवल लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। हाई लेवल लैंड्स में एम्पायर्स हैं और वे मिडिल लेवल लैंड्स को कंट्रोल करते हैं। रॉयल लेवल लैंड्स में एंशिएंट सेक्ट्स रहते हैं जिनका अनगिनत वर्षों का इतिहास है। वे सभी एम्पायर्स को कंट्रोल करते हैं, या यूं कहें कि पूरे ह्यूमन के कॉन्टिनेंट अज्योर विंड कॉन्टिनेंट को कंट्रोल करते हैं। यह एक बहुत ही सख्त विरासत प्रणाली है जिसे एंशिएंट सेक्ट्स ने स्थापित किया है और जिसे ह्यूमंस कई वर्षों से पालन कर रहे हैं। अगर कोई इसके खिलाफ जाने की कोशिश करता है, चाहे वो एक सिटी हो, किंगडम हो, यहाँ तक कि एम्पायर हो, तो उन्हें एंशिएंट सेक्ट्स के हस्तक्षेप करने से पहले ही उनके ऊपर की शक्ति द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। एंशिएंट सेक्ट्स इस कॉन्टिनेंट के सच्चे शासक हैं। कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता। हर कोई उनका अत्यधिक सम्मान करता है और भले ही वे सही हों और सेक्ट्स गलत हों, वे उन्हें इंगित करने की हिम्मत नहीं करते। जमीन का विभाजन सांसारिक ऊर्जा ची की डेंसिटी और गुणवत्ता पर होता है। ची एक अद्भुत ऊर्जा है। अगर किसी के पास इसे उपयोग करने का तरीका हो तो ये ची किसी को रहस्यमय क्षमताएं, लंबा जीवन काल, उड़ने की क्षमता और अन्य कई चीजें जो एक साधारण नश्वर नहीं कर सकता, वो करने की क्षमता देता है। कोई नहीं जानता कि ये ची कहां से आती है और इसे किसने नाम दिया, लेकिन जब से उन्हें याद है वह
ची को उपयोग करने को मार्शल साधना कहते हैं और जो व्यक्ति अपने शरीर में ची का उपयोग करता है उसे मार्शल साधक कहते हैं। भूमियों का लेवल जितना ऊंचा होगा, ची उतना घना होगा। ची जितना घना होगा, साधना की गति उतनी तेज होगी। इसलिए हर कोई ऊंची भूमि पर जाना चाहता है ताकि वो दूसरों से अधिक मजबूत बन सकें, क्योंकि इस साधना की दुनिया में जंगली कानून चलता है। यहाँ शक्ति ही सब कुछ है और शक्तियों में मजबूत लोग कमजोरों को कुचलते हैं। चौथे स्तर की भूमि को लैंड्स ऑफ सिटीज भी कहा जाता है। सिटीज को क्रमशः 3 स्टार, 2 स्टार और 1 स्टार में विभाजित किया गया है। 3 स्टार सबसे निचला और 1 स्टार सबसे ऊंचा है। इसके अलावा लो लेवल लैंड्स को दिशा के हिसाब से बांटा गया था। ईस्टर्न लैंड्स, वेस्टर्न लैंड्स, साउदर्न लैंड्स और नॉर्दर्न लैंड्स। नॉर्दर्न और वेस्टर्न लैंड्स ही वेस्टलैंड था। वहां रहने वाले लोगों को सभी लोग वेस्टलैंडियंस कहते थे। सिटीज की ईस्टर्न लैंड्स में एक सुंदर नदी के किनारे एक 2 स्टार सिटी स्थित थी। नदी किनारे रंग बिरंगे फूलों की कतारें थीं जो दृश्य को शानदार बनाती और हल्की हवा के साथ फूलों की खुशबू हवा में तैर रही थी। इस सुंदर नदी किनारे स्थित शहर का नाम रिवर फ्लावर सिटी था। रिवर फ्लावर सिटी की बड़ी दीवारें और एक बड़ा कांसे का दरवाजा था जो सिर्फ बड़े और अमीर लोगों के लिए खुलता था। आम लोगों के लिए उसी के पास एक छोटा दरवाजा था जिससे वो आ जा सकते थे। शहर को 2 क्षेत्रों में विभाजित किया गया था, बाहरी क्षेत्र और भीतरी क्षेत्र। बाहरी क्षेत्र में ज्यादातर आम लोग और मशवर रहते थे, जबकि भीतरी क्षेत्र में नोबल्स और मार्शल साधक रहते थे। सिटी के राजा का महल भी शहर के भीतरी क्षेत्र में स्थित था। इस दुनिया में गरीब आम लोगों के लिए जीवन बहुत ही कठिन था। उन्हें अपनी जीविका कमाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। उनमें से कुछ तो जीवित रहने के लिए नोबल्स के यानी राजघराने के लोगों के गुलाम भी बन जाते थे। नोबल्स की नजर में वे बस बुद्धिमत्ता वाले जानवर की तरह थे। वे उन पर दया नहीं करते थे। उन्हें ऐसा पैदा होने के लिए किसने कहा था? रिवर फ्लावर सिटी के बाहरी क्षेत्र में शहर के सबसे बंजर हिस्से में गरीबों का इलाका था। जिन लोगों के पास एक अच्छा घर खरीदने के पैसे नहीं थे, वे हमेशा यहां सस्ते झोपड़े खरीद सकते थे। वेस्टलैंड असमान सड़कों और हर जगह पहले कचरे से भरा था। यहां कोई भी नियमित रूप से सफाई करने नहीं आता था, इसलिए यहां रहने का खर्च बहुत कम था। वेस्टलैंड की एक छोटी कीचड़ भरी गाली में बिखरे टुकड़ों धातुओं से बना एक छोटा जर्जर झोपड़ा था। छोटे झोपड़े की छत में कुछ छेद थे। इस जर्जर झोपड़ी में वो व्यक्ति रहता था जो एक दिन गोल्डन स्काई वर्ल्ड की पूरी संरचना को बदलने वाला था।